नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th में सोशल साइंस में सैम्पल पेपर को। यानी हमने क्या है, मिड टर्म के एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर को हम देखने वाले यानी अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हमने इस सैम्पल पेपर यानी इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 60 नंबर के आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। यानी ये जिस टाइप के क्वेश्चन है इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सकें, ठीक है। यानी कि इस सैम्पल पेपर में आपको क्या 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने क्या है, पहले पार्ट को हमने कंप्लीट रूप से अपलोड कर दिया, ठीक है। यानी कि 5 पार्ट हमने यहाँ तक फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। यानी कि पहले क्वेश्चन यानी खंड को हमने क्या किया है कि पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड कहाँ से शुरू हो रहा है, खंड ख, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट से प्यारे बच्चों, जो खंड ख है यहाँ से, ठीक है। यानी कि खंड क को हमने क्या है पार्ट फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या प्लेलिस्ट से जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम दिखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। और चौथे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यह करना बच्चों, पाँचवें क्वेश्चन को ये करना है, ठीक है। और खंड ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, या तो ये कर लीजिए बच्चों आप, या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और कर लीजिए 7th क्वेश्चन। तो चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं फटाफट बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल में क्या करता है कि फैल करके पृथ्वी से जो विकिरित जो ऊष्मा होती है इसको क्या करता है कि पृथ्वी पर रोक लेता है, ठीक है। अब पृथ्वी पर रोक लेने से क्या ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, और इसलिए इसे क्या है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए या तो अथवा क्वेश्चन कर लीजिए, यानी या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना आपको है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन गैस का महत्व क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस का महत्व देखते हैं। तो यह पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। कौन सा, नाइट्रोजन गैस। हमारा वातावरण जो है लगभग 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है, और हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं प्यारे बच्चों कि मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। ये ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में दिया गया प्यारे बच्चों, मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण देना। यानी यहाँ पर हमने 4 उदाहरण दिया है, इनमें से कोई 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मानवीय पर्यावरण के उदाहरण हैं तो परिवार है, यानी कि जहाँ जहाँ पर मानव रहता है, जिनसे मानव के मिलने से क्या एक पर्यावरण का निर्माण होता है, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। परिवार है, कोई समुदाय या समूह हो गया। धर्म हो सकता है कि धर्म में भी बहुत सारे लोग होते हैं। शैक्षिक यानी आपका स्कूल का वातावरण, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ये सेकेंड पार्ट इसका है, या तो ये करना आपको बच्चों या तो ये कर लेना, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि मानव पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब होता है कि जिन जिन वस्तुओं को मानव ने बनाया है, ठीक है, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो मानव निर्मित पर्यावरण के बहुत सारे उदाहरण हैं, इनमें से आप 3 लिख लीजिएगा। पार्क, पुल, सड़क, इमारतें, पंखा, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको मनुष्य ने बनाया हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी कि भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब कर, यानी भूमि कर प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली क्या क्या थी, ठीक है। तो पहला था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आदेश दिए थे, यानी कि भूमि की माप करवाई थी। और इसने इसने जिस प्रकार की भू राजस्व सुधार किए थे, इसी सुधार को क्या है शेरशाह या अकबर भी लागू किए थे। तो इसीलिए कहा था कि इसके भू राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक क्या है आधार उपलब्ध कराया था, ठीक है। अगला देखते हैं कि सुल्तान को सैनिकों का भुगतान नकद में करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भू राजस्व नकदी में एकत्र की जाती
थी और अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी या विद्वानों इत्यादि जैसे लोगों को दी गई थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उन सारी ज़मीनों को उन लोगों से वापस ले लिया जिसको क्या है अनुदान में दी गई थी। ठीक है, जैसे कुछ अमीर वर्ग थे यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है, और कुछ ऐसे कर्मचारी थे या कुछ विद्वान लोगों को उनसे वापस ले ली गई थी। अब फिर उन्होंने क्या किया कि किसानों से उपज का 50% लगान के रूप में लिया गया। लगान का मतलब होता है कि कृषि पे लगने वाले जो कर होते हैं उसे हम कहते हैं कि लगान। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि किसानों से उपज का 50% जो है लगान के रूप में लेने लगे। ठीक है, और क्या है कि भूमि की माप करवाकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो भाई सल्तनत काल में 3 तरह के कर लगाए जाते थे। कृषि कर है जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का 50% होता था। ठीक है, और कुछ मवेशियों पर भी कर था, और कुछ क्या है घरों पर भी कर लगाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लगान भी कर था जो कृषि पे लगने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। तो पारितंत्र को देखते हैं। तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कार्य को भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाई ये जो स्थल है इसका भी एक पारितंत्र होते हैं, यानी कि पारितंत्र यानी जमीन पर रहने वाले जो जीवधारी वो भी एक दूसरे पे क्या है निर्भर होते हैं। जल का भी एक अलग पारितंत्र होता है, वायु का भी एक अलग पारितंत्र होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पार्ट को करने वाले यानी खंड ग जो 6 से 7 नंबर क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो 4 अंक के होंगे। ठीक है, 6 से 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण बताइए। यानी कि सुल्तानों को क्या है कि एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। ऐसा क्यों है कि लोगों को सेना रखनी पड़ती थी। तो सुल्तानों को निम्न कारणों से एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मंगोल के आक्रमण हो जाते थे, जिससे क्या है अपने राज्य की राज्य को बचाने के लिए क्या है सुरक्षित रखने के लिए सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो कुछ निम्न कारण है। चलिए देखते हैं कि भाई सुल्तानों को किन कारणों से विशाल सेना रखनी पड़ती थी। तो पहला इसमें यह है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर क्या मंगोल के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। तीसरा भाई विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि भी देनी पड़ती थी। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए इसमें क्या है कि आप चाहे जितना लिख देंगे वो भी कम रहेगा। ठीक है, तो बस हमें इसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिखा है, बस एक समझिए कि शॉर्ट में हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1206 से लेकर 1226 ईस्वी तक भारत पर क्या शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। वो 5 राजवंश कौन से थे? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, अब जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। तो कुछ ऐसे भी शासक हैं जिनका नाम लेना जरूरी है, जैसे गुलाम वंश के शासक में जैसे अब कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, इल्तुतमिश को जानते हैं, रजिया बेगम और बलबन को। ठीक है, और खिलजी वंश में जो मुख्य नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के नाम आता है। तुगलक वंश में भी इसी तरह बहुत सारे तुगलक शासकों का नाम आता है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम और फिरोज तुगलक का नाम आता है। तो सैयद वंश में भी अब इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं, खिज्र खां इत्यादि सैयद शासकों का नाम भी आता है। लोधी वंश में अगर देखा जाए तो इब्राहिम लोधी का नाम प्रमुख आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि रोजा पार्क्स कौन थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस से यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन से है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई रोजा पार्क्स क्या थी। सबसे पहले एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। ठीक है, और ये इनके साथ एक घटना घटी थी कि 1 दिसंबर 1955 को यह दिन भर काम कर जब थक गई थी तो ये थकी हारी क्या बस में यात्रा कर रही थी, तो उसने एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी कि जब ये
यानी कि वहाँ पर भेदभाव इस प्रकार से होता था कि वहाँ पर श्वेत अश्वेत यानी कि काले और गोरे के बीच में भेदभाव होता था। तो जब ये सुबह दिन भर के काम से जब थक कर ये बस में बैठी हुई थी, तो इनको क्या एक श्वेत व्यक्ति ने अपन सीट से हटने के लिए कहा था, तो इन्होंने सीट से हटने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके इस इनकार ने श्वेत लोगों द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होने वाले असमान व्यवहार को लेकर जन आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, फिर इस आंदोलन ने नागरिक अधिकार आंदोलन का भी रूप ले लिया, जो फलतः 1664 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, यानी अमेरिका में क्या है, 1664 में एक नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अगर जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि खंड ख और खंड ग को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, यानी कि खंड घ यानी कि पार्ट 4। ठीक है, इसको और मैप वाले को हम क्या नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें बच्चों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार बच्चों। तो इसी के साथ मैप की भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये मैप के क्वेश्चन है, तो ये मैप के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों।